कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। 3 प्रकार की चीज़ें हम लोग ऐड करते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे डेट लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च, जिस भी साल का हम बना रहे हैं। साल के हमेशा हम लोग एंड में बनाते हैं। नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लगता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के रिवाइज्ड एडिशन में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसको स्पेसिफाई किया कि इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। कैसा फॉर्मेट रहेगा, वो फॉर्मेट आप लोगों का कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये फॉर्मेट आपके बुक में पेज नंबर TS ग्रिवाल में 5.57 में भी दिया हुआ है, और इसी फॉर्मेट को हर कंपनी इंडिया के अंदर में फॉलो करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए। एनालिसिस का पार्ट है। सारे फाइनल अकाउंट बनने के बाद इसको प्रिपेयर किया जाता है ताकि यूजर्स को एक एनालिसिस, एक एनुअल रिपोर्ट मिल सके। कैश का कितना आवक हुआ, जावक हुआ, कितना इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, अलग अलग एक्टिविटीज से। कौन कौन सी एक्टिविटीज तो इसके अंदर में दिखाई जाती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना पैसा आया या गया ऑपरेटिंग से, फिर इन्वेस्टिंग से और फिर फाइनेंसिंग से। ऑपरेटिंग से जितना भी अमाउंट आया वो यहाँ हम लिख दिए टोटल करके। इसी प्रकार से इन्वेस्टिंग से जो भी प्लस माइनस हुआ, नेट कितना आया वो लिख दिए। ऐसा ही फाइनेंसिंग से इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ, नेट हमने बैलेंस लिख दिया। तीनों को प्लस किया तो निकल गया कैश, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम A, B एंड C। A, B और C। तो यहाँ पे हम D लिख देते हैं। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम A प्लस B प्लस C। तो नेट कितना कैश का इंक्रीज या डिक्रीज आया, इसको हम कैश और कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग में जोड़ देते हैं। क्या बोला मैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग में हम इसको ऐड कर देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग में इसको हमने ऐड कर दिया। मतलब ऐसा है कि 10,000 रुपये का नेट कैश का इंक्रीज आया, नेट कैश का इंक्रीज आया तीनों एक्टिविटीज से 10,000 रुपये। और इस साल के शुरुआत में मेरे पास कैश का जो बैलेंस था वो था 20,000 रुपये। तो इस साल के एंड में मेरे पास कैश कितना बचा? एट द एंड में कितना बचा? 30,000 रुपये। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम ही यही है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश में कितना पैसा बढ़ा किस किस एक्टिविटीज से, वही पता लगाना कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। तो क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? कितना पैसा मेरा बढ़ा, ओपनिंग बैलेंस कितना था कैश का। अब जैसे कि एक फर्म है, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपए दिया हुआ था? 10,000 रुपये दिया हुआ था। और उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था? टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि साल भर में उसका कितना रुपए बढ़ा? साल भर में कितना रुपए बढ़ा जी? 20,000 रुपये। कैसे पता चला? 30,000 का भी क्लोजिंग बैलेंस है और 10,000 रुपये पहले से गले में पड़ा हुआ था साल के शुरुआत में। तो नेट इस साल कितना रुपए आया? 30 माइनस 10, 20,000 रुपये क्या हो गया? बाय बैलेंसिंग फिगर फिलहाल हम लिख देते हैं। ये एक प्रकार का हमारे लिए बैलेंस है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज। और यही नेट इंक्रीज और डिक्रीज क्या है? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कहाँ गया? अच्छा हाँ ठीक है, अभी हम लोग का क्वेश्चन जो है वो डिफर कर गया था। ये 10,000 हो गया था, बिगिनिंग का बैलेंस भाई 10,000, एंड का बैलेंस कितना? 30,000। तो भाई हमारा कितना चेंज आया इस साल के बैलेंस में? 20,000 रुपये का हमारा नेट कैश का इनफ्लो आया तीनों एक्टिविटीज से। उसको हमने अपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है हमारा? 10,000 रुपये। ये रहा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश। ये देखो बिगिनिंग लिखा ना, तो साल के शुरुआत में कितना रुपये था? 10,000 रुपये। वो 10,000 रुपये ये रहा। उसमें हमने किसको जोड़ दिया? नेट इंक्रीज
फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब नेट इंक्रीज कितना आया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तीनों को जोड़ के उसमें जोड़ दिया तो क्या आ गया, इसमें इसको जोड़ दिया प्लस कर दिया तो क्या आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एंड का बैलेंस। एंड का बैलेंस मतलब साल के एंड में, साल के एंड में कितना बैलेंस था, 30,000 का बैलेंस था। आ रही बात समझ में? तो ये जो हमारा 20,000 रुपये यहाँ पे आया है, ये जो हमारा 20,000 रुपये यहाँ पे आया है, वही 20,000 रुपये हमको बताता है कितना कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। एक्चुअल में ये 20,000 रुपये यहाँ नहीं आता, देखो 30,000 यहाँ बड़ा है और 30,000 यहाँ टोटल है, 20 की कमी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये 20,000 रुपये हमारा यहाँ पे आता। अभी मैं आपको लेजर नहीं समझा रहा था, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि भाई कैश का ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस तो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोला मैं, कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस है ना, वही होता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसी कैश फ्लो को बताना है कि फ्लो जो है वो ऑपरेटिंग से है और इन्वेस्टिंग से है, या मतलब वो जो 20,000 रुपये बढ़ा है उसमें से हो सकता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ रहा हो 1,20,000 रुपये का आउटफ्लो। आउटफ्लो को हम प्लस में रखते हैं, मतलब सॉरी इनफ्लो को हम प्लस में रखते हैं। इनफ्लो मतलब पैसे का आवक, आवक मतलब लक्ष्मी बढ़ रही है तो प्लस में रहेगा। प्लस के लिए हमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। मतलब हम ये मान लेते हैं फाइनेंस एक्टिविटी, मतलब फाइनेंस कैसी एक्टिविटी को बोलते हैं, जहां से हमको फंड मिलता है, फंड रेज होता है। अच्छा, फंड का मिलना अगर फाइनेंसिंग है तो फंड का रिपेमेंट करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। जैसे कि अगर मैं किसी से शेयर का पैसा ले लिया, डिबेंचर्स का पैसा ले लिया, तो वो लेना मेरे लिए फाइनेंस एक्टिविटी है। अच्छा, वो पैसा लेने से तुम्हारा कर्जा बढ़ रहा है, कुछ महाअनुभव लोग क्या समझेंगे, कर्जा बढ़ रहा है मतलब घाटा है तो माइनस दिखाओ। अरे कर्जा बढ़ना नहीं देखना है, पैसे का आना देखना है। कर्जा बढ़ रहा है उसको मत ध्यान दो, पैसा बढ़ रहा है उसको ध्यान दो। तुमको एकदम ठेठ बनिया रहना पड़ेगा, ठेठ सिंधी आदमी रहना पड़ेगा, तब तक तुम नहीं बना पाओगे। रोलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा तुमको। बताया हो ना तुम लोग को पहले भी, किसको फोकस कर लो, फोकस कर लो अपने भाई को एकदम, कि भाई गले में बैठे हो, अब तुम्हारा काम है गले का हिसाब किताब संभालना, कैश का काम है तुम्हारा। अच्छा, कैश किसको किसको कैश बोलते हैं, तो 4 आइटम्स, क्या क्या, कैश इन हैंड पहला, दूसरा कैश एट बैंक, तीसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसी नाम से दिया होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नाम से ही लिखा होगा, और चौथा करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या, करेंट इन्वेस्टमेंट, क्या क्या, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करेंट इन्वेस्टमेंट। ये चारों चीजें कैश और कैश के समान अंतर हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो इसमें कितना पैसा बढ़ा या घटा, तो मेरे पास अभी लोन आया या इक्विटीज से पैसा आया, शेयर से पैसा आया, तो वो कैश का इनफ्लो है फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि मेरे को फंड रेज हो रहा है। अब मैं अगर इसका पेमेंट करता हूं तो वो कैश का आउटफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी से, फाइनेंसिंग से, क्योंकि पैसा लेना अगर फाइनेंसिंग था तो उसी पैसे को वापस भी करना फाइनेंसिंग ही तो होगा ना। अगर उसके ऊपर कोई ब्याज दे रहा हूँ या इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो वो भी फाइनेंसिंग ही है। क्यों, क्योंकि अगर मैं किसी से पैसा लिया, मान लो मैंने इनसे शेयर्स के लिए पैसा लिया, तो शेयर्स का पैसा लेना अगर मेरे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, तो शेयर्स का पैसा वापस करना विद इंटरेस्ट या विद डिविडेंड वापस करना भी कौन सी एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग ही होगा। तो अभी फिलहाल 1,20,000 रुपए का मैं ये मान लिया हूं कि मेरे पास इनफ्लो आया है। क्या आया है, कैश का इनफ्लो आया है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं एक्चुअल में अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को अलग अलग बाइफरकेट कर रहा हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि ये जो 20,000 रुपए बढ़ा है ओवरऑल में तीनों एक्टिविटी को जोड़ करके, तो 20,000 रुपए किस एक्टिविटी में घुसा या पैसा आया, मतलब कितना पैसा आया या उसमें आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो हो गया मतलब घुस गया पैसा, यूज्ड हो गया उसमें, और इनफ्लो हुआ मतलब उतना रुपए का फ्लो आया, फ्लो जनरेट हुआ। तो जिससे फ्लो जनरेट हुआ वो अच्छा है, और जिससे फ्लो आउटफ्लो गया, घुस गया पैसा, वो पिकाचू है। आई बात समझ में, मतलब वो बेकार है। तो वहां पे आपको अगले साल क्या करने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है, मतलब रेक्टिफाई करने की जरूरत है कि भाई ये जो मेरा एक्टिविटी था, जैसे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इधर मैं कुछ मशीन खरीद लिया, परचेज ऑफ मशीन का खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, हर वो चीज, चाहे टेंजिबल एसेट्स हो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, हर वो चीज का खरीदना जो आपके बिजनेस में एक प्रकार का फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करे, वो एसेट्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। और ऐसी एक्टिविटीज को हम कैसी एक्टिविटी बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पैसे का आउटफ्लो होता है।
परचेस करने से फिक्स्ड एसेट्स को पैसा जाता है, तो कैश का आउटफ्लो होता है फ्रॉम द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और अगर उन्हीं सामान को जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसको बेचता हूं, जैसे बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, इन सबको अगर बेचता हूं तो उससे क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा, आवक होगी। क्योंकि सामान जा रहा है उसको मत देखो, पैसा का आना और पैसे का जाना देखो। जैसे कि हिमांशु ने एक ट्रैक्टर खरीद लिया तो फिक्स्ड एसेट्स है कि नहीं है, लेकिन उससे क्या हुआ, पैसा आया या गया, पैसा गया, कैश का आउटफ्लो हुआ फ्रॉम द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। अब अगर हिमांशु ट्रैक्टर को बेच देता तो कैश का इनफ्लो होता फ्रॉम द सेल ऑफ ट्रैक्टर। तो सामान का आना जाना मत देखो तुम, पैसे का आना जाना देखो। लोग गलती क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि इसका नाम कैश है। कैश का आना जाना देख रहे हो, कैश का फ्लो, और उस फ्लो का स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितना आसान है, पर लोग कठिन बना लेते हैं। जटिल तुम बनाते हो, चीजें बड़ी आसान होती है। नाम से ही क्लियर होता है टर्म क्या बोलना चाह रहा है। आगे देखो, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में मान लो आपको कभी ब्याज व्याज आ गया, जैसे कि आपने किसी से शेयर, अच्छा ध्यान से सुनना भाई, मैंने इनसे पैसा ले लिया तो ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। इनसे इक्विटीज खरीदवा लिया, फाइनेंस हो गया। उनसे उधार ले लिया, लोन ले लिया, डेट कर्ज में पैसा ले लिया, तो भी फाइनेंसिंग हो गया। इनको मैंने इनके कंपनी में शेयर्स खरीद लिया, मेरी कंपनी ने, इनके कंपनी के शेयर्स मेरी कंपनी ने खरीद लिया, तो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि मेरा वो इन्वेस्टमेंट है। और इनको मैंने लोन दे दिया, तो वो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो लोन और शेयर्स को खरीदना इन्वेस्टिंग है, और लोन और शेयर्स से पैसा लेना फाइनेंसिंग है। अब अगर लोन और इंटरेस्ट का ये रिपेमेंट कर रहे हैं मुझे, मेरे दिए हुए लोन का, तो वो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग ही है। दिया था तो इन्वेस्टिंग था, वापस ले रहा हूं तो भी तो इन्वेस्टिंग होगा। इसी प्रकार से अगर ब्याज ये मुझे देते तो कौन सी एक्टिविटी होती, इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ ब्याज मिल रहा है। और इनको जो मैं ब्याज देता और जो मैं इनको डिविडेंड देता, शेयर्स का जो पैसा प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं ना, उसको डिविडेंड बोलते हैं। शेयर्स का जो फायदा होता है ना, उस फायदे प्रॉफिट का जो हिस्सा हम देते हैं ना शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो वो देता मैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी होता, फाइनेंसिंग। क्लियर हो रही बातें एकदम अच्छे से। पैसा आता है तो इनफ्लो, पैसा जाता है तो आउटफ्लो। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा 70% कैश फ्लो स्टेटमेंट बन के खत्म हो जाएगा अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो ऑपरेटिंग को। तो मैं क्या बोला, ये पोर्शन ही 70% परेशान करता है, बाकी सब तो एकदम इजी है। ये सब 30% है। मेन अगर कोई कंजट करेगा तो वो कौन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 70% का वेटेज है ऑपरेटिंग का। एक बार ऑपरेटिंग बन गया सब बन जाएगा। जिससे ऑपरेटिंग बन गया पूरा कैश फ्लो बन जाएगा, जिससे ऑपरेटिंग नहीं बना कुछ नहीं बनेगा। सबसे कठिन है ऑपरेटिंग, मतलब मेहनत लगता है भाई, तुम सॉल्व करोगे तभी बनेगा। और अकाउंट्स को कभी देख के नहीं पढ़ा जाता है, सॉल्व करके ही पढ़ा जाता है। ये आपके सीनियर्स ने भी आपको समझाया था उस दिन। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो देख रहे हैं हम लोग। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो मेथड होता है, जो आपके सिलेबस में है उसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा हिसाब, कितना सामान। अच्छा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग 3 प्रकार की एक्टिविटी थी। ऑपरेटिंग मतलब क्या, जो हर रोज रोजमर्रे की जिंदगी में डे टू डे मेरे बिजनेस को चलाने की एक्टिविटी, जो कोई भी एक्टिविटी होती है वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जो हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिविटी हो रही है, मैं सामान को बेचता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सामान खरीदता हूं, बेचने वाला सामान खरीदता हूं, फिक्स्ड एसेट्स नहीं, क्योंकि वो तो मैं कभी कभार खरीदता हूं। तो जो कभी कभार खरीद रहा हूं उसको ऑपरेटिंग नहीं बोल रहा हूं। स्टॉक, गोदाम में जो माल भर के रख रहा हूं बेचने के लिए, वो सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसको बेच रहा हूं, क्या है, ऑपरेटिंग है। उसके लिए भाड़ा दे रहा हूं, क्या है, ऑपरेटिंग। उस पे उसमें मशीन लगी, उसका डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और सैलरी दे रहा हूं स्टाफ को, ऑपरेटिंग। बिजली बिल दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जो भी हर साल हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कभी कभार हो रहा है नॉन ऑपरेटिंग। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो 2 पार्ट में टूटती है, या तो इन्वेस्टिंग या तो फाइनेंसिंग। जो कभी कभार होती है वो नॉन ऑपरेटिंग, वो या इन्वेस्टिंग होगी या फाइनेंसिंग होगी। और जो हर साल होती है वो ऑपरेटिंग। कितना आसान है पहचान करना। तो अगर मैं बोलूं कि इतने रुपए का देवा सुबह से लेके शाम तक में बेच दिया सामान, तो कैश का फ्लो हो गया, कैश इनफ्लो हो गया फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक, या कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, या रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन जनरेटेड। कितना ऑपरेशन से रिवेन्यू आया 200 करोड़ का, बेच दिया। और आउटफ्लो हो गया, खरीदा सामान तो 150 करोड़ का। तो नेट कैश का इनफ्लो कितना हो गया, 50 करोड़ का। भाई 200 करोड़ आया,
150 करोड़ चला गया, तो नेट कैश कितना रुपया आया? 50 करोड़ रुपए। बन गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड। पर आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है। AS3 के रिवाइज्ड एडिशन के हिसाब से आपको कौन सा मेथड पढ़ना है? इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है आपके CBSE सिलेबस में। अब ये इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? आपको कैश आइटम्स अगर दिए होते तो बड़ा आसान था इसको सॉल्व करना। अब इस ऑपरेटिंग को मैं थोड़ा एक आगे ले जाता हूं और आगे ले जाके मैं आपको एक बार ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझा देता हूं, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से आपको समझना आसान हो जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट चीज़ों को लिए या इनडायरेक्ट चीज़ों को लिए। तो वो मैं अभी बताता हूँ। देखो, तो अभी मैं आप लोग को यहाँ पे आप लोग के सामने दिख रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिख इसलिए रहा है, लिखा हूँ इतना सारा इसलिए दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट सेल्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, उधर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, तो निकल गया क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से मैंने अब खर्चों को दो पार्ट में तोड़ लिया है। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन तक लगते हैं, मतलब कोई भी सामान को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं तो उन खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। लेकिन एक बार सामान बन जाता है तो बनने के बाद जब भी सामान चाहे वेयर हाउस में रखा हो, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो रहा हो, ऐसे खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो पार्ट में टूटते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। जो हर साल लगते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट वो ऑपरेटिंग बन जाते हैं, और जो कभी कभार होते हैं इत्तेफाक से वो नॉन ऑपरेटिंग बन जाते हैं। ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो कैश के फॉर्म में जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीजें पे करना हर साल हम पे करते हैं, पर ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस था कैश के फॉर्म पे। अब नॉन कैश के फॉर्म पे क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकता है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से वर्ड सुनना, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन कैश, इतना बड़ा नाम ले दिया, बाप रे। नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को जनरली हम बोलते हैं। मतलब क्या? जो वियर एंड टियर फिक्स्ड एसेट्स के, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर में लग रहा है वियर एंड टियर, उसको डेप्रिसिएशन, और जो इनटेंजेबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब मैं खरीद के रखा हूँ, 5 साल की लाइसेंस है, 5 लाख रुपए कीमत थी, हर साल 1 लाख से कीमत कम हो रही, जो कीमत कम हो रही है वो इनटेंजेबल एसेट्स के ऊपर में हो रही कीमत कम को बोलते हैं हम लोग क्या? एमोर्टाइजेशन। तो वो यहां आ गया। फिर ये खर्चों को जब मैंने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस किया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? जो बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, मतलब कभी कभार होती है ऐसी इनकम। अब ऑपरेटिंग होती तो सेल्स आती, अब ऑपरेटिंग नहीं, मतलब रेंट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट। अब जिंदगी भर के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा हूं ना, कभी कभार के लिए, तो रेंट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, या फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या किसी प्रकार का इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये सब इनकम है मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग, कभी कभार होती है। इसी प्रकार से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या? अच्छा, इनकम इसलिए इधर रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में 11वीं क्लास में सीखे थे। एक सांस में बोल रहा हूं क्योंकि इस वीडियो थोड़ा शॉर्ट करना है। दूसरा यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो कभी कभार होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब मैं इन इनकम को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर देता हूं और इन खर्चों को माइनस कर देता हूं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाता है। अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या बोल रहा हूं मैं? टैक्स देने का पहले का, बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से भी मैं कुछ कुछ माइनस कर देता हूं, जैसे कि कितना मैं टैक्स पे किया वो माइनस कर दूंगा, या फिर कितना मेरा प्रोविजन मैंने बनाया है फॉर टैक्स इन करेंट ईयर, उसको माइनस कर दूंगा। उसके बाद मैं माइनस कर दूंगा कितना मैं डिविडेंड दे रहा हूं। डिविडेंड मैं शेयर होल्डर्स को पे कर रहा हूं ना, जो मेरे शेयर होल्डर हैं। अब 2 प्रकार का डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड होता है, INTERIM, इंटरिम डिविडेंड, और दूसरा होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या? प्रपोज नहीं कर रहे हैं, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो होता है ना, वो प्रीवियस ईयर का जो दिए, 2 बैलेंस दिए रहेगा तुम लोग को, एक करंट ईयर का बैलेंस दिए रहेगा, एक प्रीवियस ईयर का, 2 बैलेंस क्वेश्चन में। तो हमको यही बता रहा हूं, प्रपोज डिविडेंड को प्रीवियस ईयर का लेते हैं और इंटरिम डिविडेंड का जो बैलेंस दिया होगा वो करंट ईयर वाला लेंगे। इंटरिम का करंट वाला लेंगे, प्रपोज्ड का प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस लेंगे। प्रपोज्ड, इंटरिम, ये बैलेंस को माइनस किए। अब किसी प्रकार का अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आ गया तो खर्चे, और प्लस कर देंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को। अगर खर्चे आ सकते हैं तो इनकम भी आ सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
मतलब वही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उस समय रिकॉर्ड नहीं हुए थे। और रिफंड ऑफ टैक्स, भाई अगर टैक्स माइनस होता है प्रोविजन तो जो रिफंड आया उसको प्लस करोगे प्रॉफिट पे, तब जाके निकलता है क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर इसको बोलते हैं गिवन प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा पता है, ये इससे कहां पहुंचना रहेगा पता है, ये। अब जब इससे ऊपर पहुंचना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा, जो अभी प्लस हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा देखो, और जो माइनस हुआ है उसको, तो यहां से यहां पहुंच जाओगे। एकदम आसान, समझ में आया है। मतलब क्वेश्चन में ये निकाल लेना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं इसको, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। दो प्रकार का प्रॉफिट दिया रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेना, तो जो आएगा वही गिवन प्रॉफिट है ए वाला। उससे ए उल्टा वाला जो सिंबल है वो प्लस माइनस करते जाना, जैसे रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस कर देना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को माइनस कर देना, मतलब इनकम माइनस हो जाएगी अब और खर्चे प्लस हो जाएंगे। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, किसके खर्चे किसकी इनकम, फर्म के खर्चे फर्म की इनकम। अब फर्म के खर्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, डिविडेंड दिया, कौन सा वाला, इंटरिम करंट वाला, प्रपोज प्रीवियस ईयर वाला, और प्रोविजन फॉर टैक्स को और टैक्स पेड या फिर टैक्स पेड को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इधर हूं, क्योंकि मेथड कौन सा मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख रहे हैं हम लोग। इनडायरेक्ट मेथड, नीचे से ऊपर जाना है, बोल रहा था ना बार बार, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर, किधर से नीचे से ऊपर, इधर से नीचे से ऊपर। नॉन कैश आइटम से इनडायरेक्ट मेथड से, नॉन ऑपरेटिंग आइटम से, नॉन कैश आइटम से ऑपरेटिंग आइटम तक, कैश आइटम तक पहुंचने का जरिया ही कहलाता है इनडायरेक्ट। सीधा सीधा सेल्स दिया होता, कितना कैश है, सीधा सीधा कैश परचेज दिया होता या कैश डायरेक्ट एक्सपेंस दिया होता तो कितना कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ डायरेक्ट मेथड से निकल जाता। पर क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड बोला है तो सीधा सीधा नहीं जाना है, उल्टा उल्टा जाना है, मतलब नीचे से ऊपर। नॉन कैश आइटम से कैश आइटम तक पहुंचना इनडायरेक्ट मेथड, और कैश से कैश निकाल देना तो डायरेक्ट है। तो ऑपरेटिंग में हम लोग को कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट वाला, मतलब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का ट्रीटमेंट करते हुए ऑपरेटिंग आइटम के कैश तक पहुंचना। मतलब यहां से ये, फिर यहां से ये आ गया यहां। अब इससे क्या आइटम हम ऐड करें नेट प्रॉफिट में, नॉन कैश, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां मत लिखो, इसको फिलहाल हटा रहा हूं, ये बस कुछ नहीं किया हूं, हटा दिया हूं ये 20 से टोटल को, ठीक है। और कैसे आइटम को वापस प्लस कर दिया, नॉन कैश को, यहां एक सिंबल लगा दिया ऐसे टोटल का। तो क्या बोला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। तो इस आइटम में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया और नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दिया। दो बातें बोला, क्या क्या, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस कर दिया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिया। तो क्या आ गया, यहां पे लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से मैं जितने मेरे यहां पे कैश परचेज और क्रेडिट परचेज रहे होंगे, तो क्रेडिट परचेज से क्या बन गए मेरे क्रेडिटर्स, और क्रेडिट सेल से क्या बन गए डेटर्स, मतलब करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज के एडजस्टमेंट करूंगा, मतलब करेंट एसेट्स का बढ़ना और करेंट लायबिलिटी का कम होना, दोनों ही मेरे फायदा है। एसेट्स बढ़ गया फायदा है, लायबिलिटी थी खर्चे थे, इनकम थी माइनस कर दो, तो दोनों इनकम है तो उसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा। और अगर एसेट्स कम हो जाता, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स हो जाता और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज हो जाता, तो वो मेरे क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को प्लस कर देता, किस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। तो क्या निकल जाता, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन।
एक बार वो निकल जाता फिर सीधा सीधा मतलब कितना टैक्स का आउटफ्लो हुआ उसको माइनस कर दो और कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है उसको माइनस कर दो, तो आ जाता आपका क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या तो कैश का इनफ्लो या तो आउटफ्लो। मैं क्या बोल रहा था, ये आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिख जाएगा। मैं आपको ये फॉर्मेट अभी अच्छे से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जैसा कि हम लोग को दिख रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसमें हम लोगों ने क्या किया, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को देखो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, ये सब इनकम है। इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वही कर दिया, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसीलिए मैं उसको ऐड कर दिया। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में लिए इनकम है, उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो क्या आ गया मेरा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से सीधा सीधा इनकम टैक्स पेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, फिर ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया तो आ जाएगा क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश के बराबर। ये तो था पूरा फॉर्मेट में आपको समझाया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट मेथड ऐसा क्यों बना, आज की क्लास से आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट मेथड ऐसा क्यों बना, उसका रीजन क्या है, वो ये था। समझ आया क्या? कल हम इसके फॉर्मेट के ऊपर में काम करेंगे। और आज का होमवर्क क्या है, आपको शुरू के क्वेश्चंस बनाना है। ये गिवन रहेगा आपको, यहां से आपको कहां पहुंचना रहेगा, नेट प्रॉफिट वाले में। ये वाले क्वेश्चंस बनाने की आज की क्लास में कोशिश करनी है। उम्मीद करूंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारे मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।